देखिए कल हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव तक पढ़े थे और इसके आगे एक नियम था हु का नियम। उसमें लिखेंगे नोट के रूप में, यदि वाक्य में हु शब्द आया, यदि वाक्य में हु शब्द आया हो तो, या फिर इसमें हमने पहले इस प्रकार से लिखवाया था, यदि वाक्य हु से शुरू हो तो। हमने यहाँ लिखा यदि वाक्य हु शब्द आया, मतलब वाक्य में कोई हु शब्द आया हो, या हम कह सकते हैं वाक्य हु से शुरू हो। ठीक, तो इसके लिए नियम होता है कि हु को हम यहाँ कर्ता भी मानते हैं। क्या मानते हैं? सब्जेक्ट, कर्ता। कर्ता मानते हैं तो इसी को बदला जाता है, बाई से जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले इसी का नियम होता है। तो इसमें नियम में जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? बाई हु को बदल देते हैं बाई हुम में, बाई हुम में। इसके बाद कोई ना कोई सहायक क्रिया लगाएंगे। अब सहायक क्रिया किसको देख के लगाते हैं? तो ऑब्जेक्ट को देख के। यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट होता भी नहीं है, यहाँ तो किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होने के लिए हम कोई भी सहायक क्रिया भी लगा सकते हैं। तो इसमें टेंस में सहायक क्रिया आती थी इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। इसके बाद एम बी हमने बताया था कि एम बी की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, मतलब तीसरा रूप आता है। तो एम बी थर्ड। इसके बाद क्या आएगा? अदर वर्ड, अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू। और अदर वर्ड के बाद आप कहेंगे बाई प्लस सब्जेक्ट। तो बाई प्लस सब्जेक्ट हमने बताया कि इसी को हम क्या मानते हैं? हु को सब्जेक्ट मानते हैं, और इसको हम हु जब होता है तो यही हमारा आगे आ जाता है। और ऑब्जेक्ट रह गया है, रह गया या नहीं रह गया? तो ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? एम बी से पहले आएगा। तो यहाँ भी ये नियम पूरा गलत लिखा है। तो नियम यही लिखवाया था कॉमन, जो हु का नियम होता थोड़ा सा भी, जो ऑब्जेक्ट होगा जो कहाँ आएगा? सहायक क्रिया के बाद आएगा। तो बीइंग भी ऑब्जेक्ट की क्या आएगी? बाद आएगी। तो हमें क्या करना है? जो इसमें इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग लिखा है, तो हम इसके साथ पूरा लिख देंगे इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग। क्या लिखेंगे? इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग। इसके बाद आपकी आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एम बी थर्ड, फिर आएगा आपका ओ डब्ल्यू, अदर वर्ड। इसके बाद आपका नियम समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है ही नहीं। कहा जाए तो सब्जेक्ट हमने हु को माना, तो दूसरा कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। वाक्य में तो एक सब्जेक्ट था, उसी के लिए हमने बाई हुम बना दिया। ठीक, इसमें वाक्य देखेंगे, हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो रहा है इसमें। Who is singing a song? हमें इसमें पहले तो who को बदलना है। जो नियम कहे वही हमें करना है, जैसा नियम कहता जाए वैसा ही करते जाएंगे। who के स्थान पर हमें रखना है बाई हूं, तो who के स्थान पर क्या रखना है? बाई हूं, तो बाई हूं। अब लगानी है कोई तीन में से सहायक क्रिया एक, इज एम आर में से कोई एक। तो कैसे लगाएंगे? हमें देखना होगा इसके लिए ऑब्जेक्ट। क्या देखना होगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारे सिंगिंग मतलब मेन वर्ब के तुरंत बाद मिलेगा। तो तुरंत बाद आपको क्या दिया है? ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग कैसा है? एक गाना, एक वचन है। तो एक वचन के साथ क्या एम आएगा या आर आएगा या एज? तो आएगा क्या? एज। तो हम एज लगा देंगे। ठीक, अब रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो ए सॉन्ग। फिर रखेंगे बीइंग, जो इसकी एम बी की एक टुकड़ा था, इसका एक टुकड़ा था जो पीछे है बीइंग। इसके बाद एम बी थर्ड। तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है?
क्या होती है? सिंग, सॉन्ग, संग। तो संग आएगी यहाँ, SUNG, संग। अब क्या कुछ बचा वाक्य में? नहीं बचा। नहीं बचा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अदर वर्ड था नहीं तो कुछ है भी नहीं अदर वर्ड के रूप में, तो छोड़ दिया। बचा क्वेश्चन मार्क तो लगा दिया। ठीक, जिसका रह गया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 3 चीजें पढ़नी है जो हमें टेंस बनाने में, पहचान करने में सहायता करती हैं। क्या होती हैं पढ़ेंगे पहले। PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT टेंस, TENSE। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 3 चीजें पढ़नी हैं। पहली है पहचान, दूसरी है सहायक क्रिया, तीसरी है मुख्य क्रिया। क्रमशः इन्हीं तीनों को पढ़ना है और इन्हीं तीनों को पता होना चाहिए क्या कौन सी चीज है। तो पहली है पहचान। पहचान में क्या पढ़ना है? हिंदी वाक्यों में आता था चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो यहाँ हमें हिंदी में वाक्य नहीं आते, इंग्लिश में आते हैं। तो जब हम इंग्लिश का कोई वाक्य बनाते हैं एक्टिव का, तो उसमें कोई एक चीज आती है, जैसे थर्ड फॉर्म का आना और सहायक क्रिया का आना, यही इसकी पहचान होती है। तो इस टेंस में सहायक क्रिया होती है हैज या है। प्रेजेंट में सहायक क्रिया क्या होती है? परफेक्टली, हैज या है। इस टेंस में हैज या है तथा एम बी थर्ड आती है, यही इसकी पहचान है। इस टेंस में हैज या है तथा एम बी थर्ड आती है। यदि वाक्य में ये नहीं है तो टेंस कोई और होगा। ठीक, ये आपकी पहचान हो गई। इसके बाद पढ़नी है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसे इंग्लिश में कहते हैं HP, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें सहायक क्रिया क्या होती है? हैज और हैव। हमें लगानी है अगले टेंस की। तो अगला टेंस होता कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो क्या होती है? हैज बीन और हैव बीन। अब हैज बीन और हैव बीन लगाएंगे कहां? तो जब कर्ता को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। कर्ता एक वचन, कैसा हो? एक वचन हो, तब क्या लगाएंगे? हैज बीन। यदि कर्ता बहुवचन है, कैसा है? बहुवचन, तो क्या लगाएंगे? हैव बीन। जब कर्ता बहुवचन हो तो हैव बीन लगाएंगे और आई के साथ भी हैव लगाएंगे। आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव को ही लगाएंगे, हैज नहीं लगाएंगे। एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे? हैज बीन। बहुवचन तथा आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव बीन। ठीक, इसके बाद पढ़नी है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में हमने पहले भी बताया था कि मुख्य क्रिया हमेशा एक ही आती है और इसमें तो हमें ये सरलता हो जाती है कि वाक्य में पहले से ही एमबी थर्ड आएगी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले से ही एमबी थर्ड आती है, तो इसमें भी एमबी थर्ड ही लगाएंगे, जो हमेशा आनी है। कहाँ आनी है? हमेशा। इसमें पहले से ही दी रखेगी, आपको अलग से लगानी नहीं होगी, ज्यों की त्यों लिख देनी। क्यों लिख देनी है? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले आती है वो। अब उसको बदलोगे तो कहाँ ले जाओगे? चौथे या पांचवें रूप में। अब कहो चौथा और पांचवा रूप वर्ब का कौन सा होता है? चौथा और पांचवा रूप। तो एक रूप में ES या S लगता है और एक रूप में ING लगते हैं, तो ये चौथा और ये पांचवा रूप बन जाता है। ठीक, ऐसे ये 5 रूप होते हैं। पढ़ते हैं हम 3 रूप, पढ़ा तो सभी देते हैं कि 5 रूप होते हैं, तो बताते कोई नहीं है कि 5 कौन कौन से हैं। तो पहला तो पता है कि जो मीनिंग दी है वो है
जो मीन बी है वो है, दूसरा है जो आपने सेकंड रूप रखा है वो, तीसरा थर्ड रूप, चौथा एस या ई एस, पांचवा आई एन जी, एस या ई एस, ये 5 रूप होते हैं वर्ब के, हमें हमेशा यूज करने पड़ते हैं। जे होता है प्रेजेंट के सिंपल में और जे होता है सभी के कॉन्टिन्यूअस में। ठीक, यहाँ हमें थर्ड रूप मिलेगा। तो इतनी चीजें हम हर वीडियो में यही बताते हैं कि आपको पहले तो हमें 12 टेंसों की क्या होनी चाहिए, सहायक क्रिया याद होनी चाहिए, 12 टेंसों की, तभी हमें पीबी अर्थात पैसिव वॉइस सरल लगेंगे, जो हम हर रोज कहते हैं। इसके बाद आगे पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में नियम हमने पहले भी लिखवाया था, जो एक कॉमन नियम होता है। कॉमन नियम क्या होता है कि आता है सब्जेक्ट, फिर आता है एच बी, फिर एम बी थर्ड जो हमेशा आनी है, फिर आता है ऑब्जेक्ट या ओ डब्ल्यू लगा दो, फिर आ जाएगा बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक, ये आपका कॉमन नियम होता है। अब इसके नियम से हमें बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल नियम। इसी नियम से बनेगा। तो देखिए रूल क्या होगा, हमें वो कह रहा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम जहां बताऊं, अब सब्जेक्ट क्या होगा, जो आगे आएगा वो होगा ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ हमने सब्जेक्ट लिख दिया लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद एच बी, तो एच बी इस टेंस की है क्या, हैज बीन और हैव बीन, तो आएगा हैज बीन और हैव बीन। इसके बाद लगानी है एम बी थर्ड, लगा दो एम बी थर्ड। फिर कह रहा ओ डब्ल्यू, तो ओ डब्ल्यू भी लिख दो। फिर कह रहा वाई प्लस सब्जेक्ट, तो वाई प्लस सब्जेक्ट। इस नियम में और उस नियम में कुछ अंतर है क्या, नहीं है, सिर्फ अंतर है तो सहायक क्रिया का, बाकी नियम तो वही है। अब जब आगे पढ़ेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो उसमें इन्हीं दोनों का अदला बदली होगी, क्या ये आगे आएंगे या पीछे जाएंगे, आगे आएंगे पीछे जाएंगे, यही पर परिवर्तन होता रहता है। तो इसमें हम वाक्य लिखेंगे आई हैव डन माई होमवर्क, I have done my homework. I have done my homework। इसमें हमें सबसे पहले खोजना क्या है, नियम कह रहा ऑब्जेक्ट। देखो तो हमें ऑब्जेक्ट हमने बताया था कि मुख्य क्रिया के तुरंत बाद मिलेगा, तो इसमें मुख्य क्रिया कहाँ होगी, सहायक क्रिया के तुरंत बाद। तो सहायक क्रिया छांटना इस टेंस में सिंपल होता है, तो सहायक क्रिया हैज है, तो यहाँ हैव किया है, तो हैव के बाद डन, ये आपकी मुख्य क्रिया हो गई, क्या हो गई, एम बी हो गई। इसके बाद जो भी दिया है वो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ओबीजे ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब इसी में बदलना है, तो हमें ऑब्जेक्ट कह रहा तो ऑब्जेक्ट आगे लाओ। अब ऑब्जेक्ट है माई होमवर्क, क्या है, माई होमवर्क, तो माई होमवर्क पूरा ऑब्जेक्ट है तो पूरा ही आगे आएगा। यहाँ आपका माई होम तो भी ऑब्जेक्ट नहीं, माई वर्क कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, माई क्या ऑब्जेक्ट होता है, नहीं होता। माई के स्थान पे यदि मी दिया होता तो ये ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ तो मी नहीं दिया, क्या दिया, माई, तो माई के स्थान पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और होमवर्क, माई होमवर्क लगाओगे तो ऑब्जेक्ट नहीं है, माई होमवर्क मेरा गृह कार्य पूरा ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरा ही आगे आएगा, तो ये बनेगा माई होमवर्क, माई होमवर्क। अब माई होमवर्क एक वचन है या बहुवचन, एक वचन, क्यों जी, क्या माई को बहुवचन होता है, नहीं होता। मेरा होमवर्क, मैं अपने लिए कह रहा हूं मेरा होमवर्क, तो ये एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ क्या बताया था, एक वचन के साथ ये बताया था हैज बीन, और बहुवचन के साथ क्या बताया था, हैव बीन।
तो यहाँ आएगा हैज बीन। ठीक, इसके बाद हमें लगानी है एम बी थर्ड। हमने कहा था इस वाक्य में आपको एम बी थर्ड पहले से ही आएगी, तो आपकी एम बी जे है। डन, तो इसे हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक, अब क्या बचा वाक्य में? आई बचा है। क्या बचा है? आई। तो अदर वर्ड वाक्य में दिया नहीं गया, बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई। अब देखो सब्जेक्ट यहाँ क्या दिया? आई। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई का ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट मी होता है। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, तो आएगा बाई मी। वाक्य कंप्लीट हो। ठीक, तो आपका ऐसे वाक्य बनेगा। इसके आगे पढ़ेंगे निगेटिव टेंस। अब निगेटिव सेंटेंस में बताया कि सहायक क्रिया और ऑब्जेक्ट यही दोनों अदला बदली होंगे। तो इन दोनों में क्या बदलेगा? निगेटिव सेंटेंस में रूल क्या होगा? रूल होगा कि ऑब्जेक्ट आगे ही आना है। अब जो सहायक क्रिया के दो टुकड़े हैं, हैज बीन और हैव बीन, पहला ए है, दूसरे ए हैं। पहला हैज और हैव है, दूसरा आपका बीन। तो जो बीन है ये कहाँ जाएगा? नॉट के बाद जाएगा। कहाँ जाएगा? नॉट के बाद। तो आपका आएगा हैज या हैव, है। इसके बाद नेगेटिव के लिए क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं, नहीं का प्रयोग आता है। तो नहीं के लिए नॉट लगाते हैं, तो लगा देंगे नॉट। फिर क्या आएगा आपका? जो एक टुकड़ा बचा है बीन, ये आ जाएगा बी। अब वही नियम फिर आ गया, एच बी तक हो गया। इसके आगे हमें जाना है एम बी अदर वर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट। जी जो खत्म रहता है एम बी थर्ड और अदर वर्ड, और फिर क्या आएगा? बाई प्लस सब्जेक्ट। इसमें भी क्वेश्चन मार्क नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते, इसमें हाँ और ना में जवाब होता है। तो ऑब्जेक्ट हैज बीन, हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एम बी थर्ड प्लस ओ डब्ल्यू प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसमें वाक्य लिखो, she has not written a letter, she has not written a letter। अब यहां देखिए, हमें लाना है सबसे पहले ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा? मुख्य क्रिया के तुरंत बाद। तो मुख्य क्रिया क्या? रिटन। ये लेटर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए लेटर आपका कहाँ आएगा? आगे आएगा। तो क्या बनेगा? ये ऑब्जेक्ट आएगा आगे, तो बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। ए लेटर जब हमारा जिस सब्जेक्ट बन गया, तो हमें इसी को देख के सहायक क्रिया लगानी है। तो ये कैसा है? एक पत्र, एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या आता है? हैज, तो आ जाएगा हैज। ठीक, अब लगाना है नॉट, तो फिर लगा देंगे नॉट। फिर लगाना है आपको बीन, तो लगा देंगे हम बीन। फिर कह रहा है एम बी थर्ड, पहले से दी रखी है रिटेन। फिर कह रहा ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू वाक्य में ढूंढो जरा, ऑब्जेक्ट के बाद कुछ लिखा है क्या? ऑब्जेक्ट के बाद है क्या? कुछ नहीं है। नहीं है तो यहाँ ओ डब्ल्यू नहीं दिया, तो नहीं दिया है ओ डब्ल्यू, तो आपका क्या आएगा? बाई प्लस सब्जेक्ट। तो बाई प्लस सब्जेक्ट के यहाँ बाई लगा देंगे। अब सब्जेक्ट है यहाँ सी, क्या है? सब्जेक्ट सी। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। हर ही ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो हर आपका आ जाएगा बाई हर। ये होगा नेगेटिव सेंटेंस। क्या बना? ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाई हर। ठीक, इसके बाद आपका आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या आता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं।
प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे क्या तुम विद्यालय जाते हो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूछा। क्या तुम विद्यालय जा चुके हो, क्या वह विद्यालय आ चुका है। तो ऐसे वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें हमें सहायक क्रिया आगे रखी जाती है। खास करके जिन वाक्यों के हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, किस शब्द से, क्या शब्द से शुरू हो, हिंदी वाक्य, ध्यान रखना हिंदी वाक्य, इंग्लिश के वाक्य नहीं, हिंदी वाक्य। यदि हिंदी वाक्य आपके क्या शब्द से शुरू है तब ही सहायक क्रिया आगे आती है। और इंटेरोगेटिव में यही होता है, वो क्या ही शब्द से क्वेश्चन शुरू होता है, इसीलिए हम इसमें सबसे पहले क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या है इसकी, हैज और हैव। तीन कोई सहायक क्रिया नहीं है, इसकी कोई सहायक क्रिया नहीं है परफेक्ट की। तो परफेक्ट की सहायक क्रिया है हैज और हैव। तो यही आगे आगे रूल में हैज और हैव। ठीक, इसके बाद आपका आएगा क्या, इंटरोगेटिव है तो आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। फिर क्या आएगा, एमबी या बीन, बीन आएगा क्योंकि अभी एक टुकड़ा रह गया इसका, तो आपका आएगा बीन। इसके बाद आएगी एमबी। क्या आएगी, एमबी। एमबी कौन सी, थर्ड, जो वाक्य में पहले से ही दे रखेंगे। एमबी थर्ड के बाद कॉमन से मिलाओ, कॉमन नियम से आएगा ओडब्ल्यू। फिर आपका आएगा बाई प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें हम एक अपनी तरफ से जब प्रश्न पूछा गया है तो मतलब प्रश्न पूछा गया, प्रश्नवाचक हो गया, तो प्रश्नवाचक के लिए हमें लगाने पड़ते हैं क्वेश्चन मार्क। यदि हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया और पूरा वाक्य भी हमने सही बनाया तो हमारा क्वेश्चन मार्क की वजह से बोर्ड परीक्षा में वाक्य क्या हो जाता है, गलत कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि यहाँ कोई पता ही नहीं चलता भाई प्रश्न पूछा या नहीं पूछा। पूछा भी तो बाद में फिर प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों, कई बार बताया कि प्रश्नवाचक चिन्ह के बिना वाक्य कैसा होता है, गलत। ठीक, तो आपको वाक्य लिखिए इसमें, हैड समवन broken the glass, has someone broken, broken, broken the glass। यहां देखो संबंध है, कुछ एक, मतलब संबंध दिया है जी आपको, यहाँ सब्जेक्ट का है तो सब्जेक्ट ही तो हट जाता है, ना भी हटाओ तो कोई बड़ी बात नहीं, संबंध को बाई के पास ले जाओ, चौका चौका। ठीक, इधर बदल भी देते हैं हम, यहाँ संबंध के नियम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमने संबंध को हटा दिया, यहाँ लगा दिया हैज रोहन, ब्रोकन यहाँ लगा दिया दिस ग्लास। हैज रोहन ब्रोकन दिस ग्लास, क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव है, कैसे पता, सहायक क्रिया से शुरू है और लास्ट में क्या दिया आपका, क्वेश्चन मार्क दिया। हमारा जो इंटेरोगेटिव हो गया। तो अब हमें बनाना है तो नियम ये रखा है, तो पहले तो हैज या हैव लगाना है। अब हैज और हैव लगाएंगे कैसे, तो इसके लिए देखना पड़ता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, क्रिया के तुरंत बाद, तो क्रिया के तुरंत बाद दिया दिस ग्लास, दिस ग्लास, यह ग्लास, तो आपका आएगा दिस ग्लास। इससे पहले हमें लगाना क्या है, सहायक क्रिया। क्या लगानी है, सहायक क्रिया। तो एक सहायक क्रिया जरा देखो, इसके तौर पे क्या आएगा, हैव या हैज, हैज आएगा, तो हमने लगा दिया हैज, हैज दिस ग्लास। अब लगानी है बीन, तो लगा दिया बीन। इसके बाद एमबी थर्ड, जो बात में पहले से दी, हमें नहीं बनानी, पहले से दी है, तो ब्रोकन, BROKEN, अदर वर्ड वाक्य में दिया ही नहीं गया। बाई प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, रोहन, तो हम लगा दें बाई रोहन। अब यहाँ क्या हो कि रोहन क्यों नहीं बदला गया, तो रोहन इसलिए नहीं बदला गया क्योंकि ये आपका थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, कभी नहीं बदलता। कहाँ से पता चला कि कभी नहीं बदलता, आगे जाके पता चलेगा जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि थर्ड पर्सन क्यों नहीं बदलते और कब बदलते हैं। ठीक, इसके बाद जो वाक्य बना, इसके बाद हमें इसी वाक्य में, इसी नियम में
थोड़ा सा बदलाव। अब यहाँ इंटेरोगेटिव था, अब हमें यहाँ पढ़ना है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। कौन सा पढ़ना? नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में QW मतलब क्वेश्चन वर्ड के साथ या कोई प्रश्न सहायक क्रिया के साथ, HB के साथ, HB या क्वेश्चन वर्ड भी हो सकता है, HB के साथ नॉट आएगा। HB के साथ क्या आएगा? नॉट आएगा। तो HB के साथ नॉट आए तो वो कौन सा टेंस हो गया? इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस हो गया। तो आपका हैज बीन, हैज और हैव और ऑब्जेक्ट जो आपका जो दिया गया है, हमारे इसमें सहायक क्रिया लगानी हैज बीन और हैव बीन। तो हैज बीन और हैव बीन में बीच में आ गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंटेरोगेटिव टेंस था। तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा क्या आएगा? नॉट आएगा। क्या आएगा? तो आगे आएगा हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। आपका नियम फिर नहीं बदलेगा पूरा। कहाँ बदला? ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, क्योंकि वाक्य में हमें दिया जाएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो हमें यहाँ रखना ऑब्जेक्ट के बाद नॉट। ठीक, तो अब हमें इसी बात में देखो, और सब्जेक्ट क्या है? रोहन। तो रोहन के तुरंत बाद आपको नॉट मिलेगा, तो बना हैज रोहन नॉट ब्रोकन दिस ग्लास। तो आपका नॉट बन गया यहाँ, तो हमें यहीं लगाना पड़ेगा कहीं। तो कहाँ लगाना? नियम कह रहा है पहले लगाइए, सहायक क्रिया तो लगी है, बना चुके हैं पहले। अब कह रहा ऑब्जेक्ट तो पहले से बना दिए। अब कह रहा नॉट, तो यहाँ नॉट और लगा पूरा वाक्य आपका जी का। ठीक, इसके आगे पढ़ते हैं डबल इंटेरोगेटिव। तो डबल इंटेरोगेटिव टेंस में जो होता क्या है? डबल इंटेरोगेटिव टेंस, इसमें और थोड़ा बदलाव होता है। क्या बदलाव होता है? इसमें QW आता है, अभी बताया ना QW का, तो QW आएगा डबल इंटेरोगेटिव, मतलब दोहरे प्रश्नवाचक। तो दोहरे प्रश्नवाचक डबल, DOUBLE, डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में QW आएगा। क्या आएगा? QW क्वेश्चन वर्ड, कोई भी हो सकता है। कोई भी के लिए वाई भी हो सकता है, वैन भी हो सकता है, वार्ड भी हो सकता है, कोई भी ETC। मन काफी ये होते हैं, बहुत सारे होते हैं क्वेश्चन, कोई भी एक आगे आ सकता है। तो उनके लिए नियम लिखो। तो नियम क्या होता है? तो सबसे पहले हमें इसी को लगाना है QW। तो QW अपनी तरफ से जोड़ दिया, देखो कॉमन नियम में नहीं लिखा है, अपनी तरफ से रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि इसमें डबल कह रहा है, डबल के लिए क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब कह रहा सहायक क्रिया, क्योंकि डबल इंटेरोगेटिव भी है, डबल के लिए तो हो गया, तो हटा दो। आपको कह रहा है इंटेरोगेटिव टेंस सेंटेंस, इंटेरोगेटिव के लिए सहायक क्रिया पहले आती है, तो वो लगा दो हैज या है। क्या लगा दें? हैज या है, डबल हो गया। अब कह रहा यही नियम, अब क्या कह रहा? यही नियम, तो हमारा रखना ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा इसका एक टुकड़ा रह गया, तो वो कहाँ आएगा? ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। क्या था वो टुकड़ा? बी। तो आपका हो गया QW हैज या हैव ऑब्जेक्ट प्लस बीन। अब बचा MB से आपका नियम रहता है। तो आपका ये होगा MB थर्ड, जो वाक्य में हमें दे रखेगा, और फिर आएगा अदर वर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव से लेके डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव तक क्वेश्चन मार्क हर में आता है, चारों। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, चारों में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आता है। इसके लिए वाक्य देखो, why have I learnt the LEARNT learnt the lesson today? हमारा वाक्य क्या है? Why have I learnt the lesson today? ठीक, इसमें हमें वो नियम से देख के बनाना, बात कभी गलत नहीं होगा। तो पहले कह रहा है नियम QW, क्या कह रहा है? QW। तो QW को हमें जौं का त्यों रख देना।
ठीक, इसके बाद कह रहा है हैज या है में से कोई एक, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट की। किसकी? ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो हमने कहा था मुख्य क्रिया के तुरंत बाद आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो आपका द लेसन, अब द लेसन के साथ क्या आएगा? हैज। तो हैज द लेसन, LESSON, लेसन ऑब्जेक्ट हो गया। आप कह रहा बीन, तो हम बीन लगा देंगे। इसके बाद कह रहा है एमबी थर्ड। इस बात में जरा देखो, कर्ता के बाद सहायक क्रिया तो है नहीं, क्योंकि डबल इंटरोगेटिव में तो सहायक क्रिया पहले आ गई, कर्ता के बाद तुरंत मिलेगी। डबल इंटरोगेटिव में कर्ता के तुरंत बाद ही मुख्य क्रिया मिलेगी, तो लाइन की चौकट लिए आ रहे हैं। ठीक, अब क्या बचा? अदर वर्ड। क्या इस वाक्य में ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद कुछ दिया है? दिया है। क्या दिया है? टुडे। तो इसी को रखना। कई लोग ऐसा भी पढ़ाते हैं कि टुडे को जो अदर वर्ड है यहां से उठा के यहां रख देते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगा। ऐसा भी पढ़ा होगा। ठीक, तो हमें ऐसा पढ़ने के लिए भी सही है और ना भी ऐसा पढ़े तो भी सही है, तो यही रहने ज्यादा अच्छा है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये गलत नहीं होने देता है कि यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यही समझ के रख देते हैं। तो यहाँ से हमारे एक, यदि हम कभी भूल गए नियम तो क्या होता है? भूल गए तब कहते हैं यहाँ तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट आ गया तो यहाँ सब्जेक्ट आना चाहिए। तब से यदि आपने यहाँ सब्जेक्ट रख दिया तब तो सही है। यदि दोबारा से गलती में हमारा यहीं कहीं ऑब्जेक्ट द लेसन लग गया, ऑब्जेक्ट रख गया, तो बात तो पूरा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? एक तो आपने पहले ही ऑब्जेक्ट रख दिया और दोबारा फिर ऑब्जेक्ट रख दिया, तो बात गलत हो जाता है। ठीक, तो टुडे, अब टुडे के बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। तो बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका? आई। आई बाई से जुड़ेगा, आई का सब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ये तो सब्जेक्टिव केस है, आई सब्जेक्ट है। अब हमें ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या होता है? मी। क्या होता है? मी। तो हमारा आएगा मी, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसके बाद हम इसी में देखेंगे डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस। डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में क्या अंतर होता है? डबल इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में भी सिर्फ नॉट का ही अंतर होता है। तो नॉट कहाँ आएगा? ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो ऑब्जेक्ट इसमें कहाँ लिखा? जे लिखा, तो इसके तुरंत बाद बीन लगा। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट आना है। ऑब्जेक्ट और बीन के बीच में आपका क्या आएगा? नॉट आएगा। ठीक, यहाँ आपका नॉट आएगा, फिर आपका बीन आएगा, फिर आपका ये क्या अंतर? कुछ नहीं, नॉट लगा दिया। कहाँ लगा दिया? ऑब्जेक्ट के बाद लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई ऑब्जेक्ट के बाद? या सब्जेक्ट से पहले लगा दो। नियम या जो वाक्य दिया गया वो तो कहे कैसा लगाना, वो वाक्य दिया जाएगा वो कहेगा सब्जेक्ट के बाद, उसमें आएगा सब्जेक्ट के बाद, तो हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ भी हमारा कल ऐसा यहाँ सब्जेक्ट का कार्य कर रहा, हमें तो इसी के बाद नोट लगाना पड़ेगा। यहाँ हमारा किसके बाद आएगा नोट? आई के बाद। किसके बाद आएगा? आई के बाद आएगा। आई नॉट लर्न।